सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा था अध्याय 2 पार्ट 2B किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा, है ना। हम लोग अध्याय 2 के पार्ट 3 में हैं, 2C जिसको बोलते हैं हम लोग, अध्याय 2C जगत कवक किंगडम फंजाई। मैं कांची केशरवानी इस वीडियो को, इस अध्याय को इस टॉपिक में पढ़ाऊँगी। किंगडम फंजाई जो है, इसमें हम लोग किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। अगर इसका हम लोग पाठ्यक्रम सिलेबस देखें हम लोग, तो देखते हैं कि इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, उनमें जो सिम्टम्स हैं उनकी पोषण विधियां और प्रजनन की विधियां हम लोग देखेंगे, और उनके उदाहरण मतलब उस संघ में कौन कौन से जीव प्रेजेंट है उसको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है। अब जगत कवक जगत का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखते हैं, कवक जगत जो होता है वो कहाँ से आया और कैसा होता है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। जीवमंडल के सभी यूकैरियोटिक मतलब होता है जिनके कोशिका में कोशिका भित्ति स्थित हो। कोशिका संरचना वाले बहुकोशिकीय होते हैं। ये जो जगत प्रोटिस्टा था, जगत मोनेरा था, वो एक कोशिकीय थे। लेकिन अगर हम लोग थोड़े आगे आएँ और थोड़े आगे आने पर हमको मिलता है कवक जगत, जिसमें क्या होता है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं के साथ साथ बहुकोशिका वाली संरचना होती है। पर्णहरिम जो होती है वो नहीं पाई जाती है। इन कवक जगत में पर्णहरिम की अनुपस्थिति होती है, अब्सेंट होता है। कोशिका भित्ति युक्त सुकायवत थैलेकॉइड संरचना होता है, सुकायवत संरचना होता है। ये जो जीव होते हैं परजीवी होते हैं अथवा मृतोपजीवी प्रकृति वाले होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले जीव, और मृतोपजीवी मतलब होते हैं मृत सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण, अपना भोजन ग्रहण करने वाले जीवधारी कवक कहलाते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो फंगल सेल्यूलोज तथा काइटिन की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका की जो बाहरी आवरण होता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, वो किससे बनी होती है, कोशिका सेल्यूलोज से बनी होती है या फिर काइटिन की बनी होती है। टुटिल नामक जो वैज्ञानिक थे, जो सन 1984 में कवकों का 5100 5100 वंश तथा 50,000 जातियों का नाम, जातियाँ उस टाइम से जानी जाती है। कब से? 1984 से। प्रोटिस्टा के अपवाद, अगर प्रोटिस्टा और कवक जगत के बीच में अगर कोई लिंक है ना, कोई लिंक एक जगत से दूसरे जगत में जाने के लिए एक लिंक होता है जिसको क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोटिस्टा का अगर कुछ अपवाद है उसको देखते हैं। व्हिटकर जो थे उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को कहाँ रखा था, प्रोटिस्टा जगत में रखा था। लेकिन अपवाद सिर्फ कुछ एक कोशिकीय जीव जो जैसे कि ईस्ट जो है या फिर सिनका ट्राइटम आदि को कवक जगत में रखा गया है। ये एक कोशिकीय होते हैं लेकिन इनको कहाँ रखा गया है, कवक जगत में रखा गया है। इसको क्या बोलते हैं, कवक जगत का अपवाद या फिर प्रोटिस्टा जगत का अपवाद। आवास स्थान देखते हैं। कवक जो रहते हैं, कवक जो है वो उनका आवास कहाँ हो सकता है, तो जल में भी होता है, थल में होता है मतलब पानी वाले स्थानों में, जमीन में, भूमि में, वायु में, तीनों स्थानों पर आसानी से रहते हैं। ये इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं। कवक जो होते हैं परजीवी, मृतोपजीवी अथवा सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें सहजीविता का भी उदाहरण इनको माना जाता है। ये नम, छायादार एवं अंधेरे स्थानों में तेजी से वृद्धि करते हैं। जो मॉइस्चर वाला जगह होता है, जहाँ पे नमी होती है या फिर अंधेरा होता है ना, या फिर छायादार स्थान होता है, वहाँ पर ये क्या करता है, तेजी से वृद्धि करता है। ये पौधे एवं जंतुओं में भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। ये रोग वाहक का कार्य करता है। ये पौधे में भी और जंतुओं में भी क्या करता है, रोगजनक का कार्य करता है। जो लाइकेन कवक होता है वो सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। लाइकेन नाम का जो कवक होता है वो सहजीविता मतलब एक साथ, इसके साथ दूसरा जो जीव होता है उसके साथ रहते हुए अपना जीवन यापन करता है, और दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, तो लाभ पहुंचाते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं। और इसका उदाहरण कवक जगत में लाइकेन को माना जाता है। कुछ कवक जो होते हैं वो उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के द्वारा सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। इन समूह के कुछ जो सदस्य होते हैं वो कुछ क्या करते हैं, जड़ों में रहते हैं। कुछ उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों में, वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं। माइकोराइजा बोलते हैं, माइकोराइजा या फिर कवक मूल कहते हैं। कवकों के महत्वपूर्ण लक्षण, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंजाई। एक कोशिकीय कवक तथा सिनकाइट्रीडियम जो होते हैं या फिर काइट्रीडियोमाइजेज होते हैं, ईस्ट जो होते हैं, इनको छोड़ दे तो प्रायः जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, थैलेकॉइड होते हैं, सुकायवत संरचना होती है। इनके प्रत्येक सूत्र को क्या बोलते हैं,
हाई बोलते हैं, मतलब तंतु बोलते हैं। इनका जो प्रत्येक सूत्र होता है, मतलब जो एक संरचना होती है, अलग अलग जो संरचनाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। कवक तंतुओं का समूह जो होता है वो आपस में जाल सदृश रचना प्रदर्शित करता है। कवक जो होता है वो कैसा संरचना प्रदर्शित करता है? तो जाल नुमा संरचना जो होता है उसको प्रदर्शित करता है ना, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं? कवक जाल बोलते हैं। अगर ये सुकायवत संरचना है तो इस प्रकार का जाल बनाता है, ये तंतुवत संरचना बनाता है, इस जाल को क्या बोलते हैं? कवक जाल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पट या सेप्टेट युक्त होता है या फिर पट विहीन। इसमें पट भी पाए जाते हैं और पट नहीं भी पाए जाते। कुछ जंतुएं जो होती है, कुछ इस समूह के कुछ जो जंतुएं होती है उनमें पट पाया जाता है, सेप्टेट पाया जाता है या फिर पट विहीन भी होता है, कुछ में पट नहीं पाया जाता है। पटहीन कवक जो होते हैं वो तंतु बहुकेंद्रकीय होते हैं। पट विहीन कवक के जो तंतु होते हैं वो बहुकेंद्रकीय होते हैं, मतलब उन तंतुओं में बहुत सारे केंद्रकों की उपस्थिति होती है तथा संकोचीय कवक तंतु कहा जाता है। पटयुक्त कवकों की प्रत्येक कोशिकाओं में एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं। पटयुक्त जितने भी तंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? एक या दो केंद्रक हमें प्रेजेंट ही होते हैं ना। ऐसी स्थिति में जो कवक होते हैं वो क्रमशः एक केंद्रकीय कोशिकाओं में एक कोशिकीय कवक तंतु तथा द्विकेंद्रकीय कवक तंतु कहा जाता है। जिसमें एक होता है वो एक कोशिकीय कवक तंतु कहा जाता है, एक केंद्रकीय कवक तंतु, तथा जिसमें दो होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विकेंद्रकीय कवक तंतु कहते हैं। इन्हें क्रमशः प्राथमिक कवक तंतु तथा द्वितीय कवक तंतु के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कवकों जैसे फाइटोप्थोरा, पाइथियम जैसे उमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं उसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल्यूलोज का बना होता है। उमाइसिटीज जो होता है कवक या फिर पाइथियम नाम का जो कवक होता है उसका जो कोशिका भित्ति होता है वो किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज से बना होता है। अन्यथा अन्य समस्त कोशिका जो भित्ति होती है वो कवक सेल्यूलोज अर्थात काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन में विशिष्ट घटक के रूप में क्या पाया जाता है? एसिटाइल ग्लूकोसैमिन पाया जाता है, जो कि कवकीय कोशिका भित्ति में काइटिन के होने की भूमिका को सूचित करता है। कवकों का कवक तंतु माइसीलिया ऑफ फंजाई संकोशिकीय अर्थात बहुकेंद्रकीय एवं पट्ट रहित अथवा बहुकोशिकीय एवं पट्ट युक्त होते हैं। जो कवक तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? पट्ट युक्त भी होते हैं और पट्ट विहीन भी होते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये बहुकेंद्रकीय भी होते हैं और इसमें एक केंद्रक भी विद्यमान हो सकता है। पट्ट युक्त होने पर पट्ट सरल छिद्र युक्त जैसे कि एस्कोमाइसिटीज सदस्यों में अथवा बैरल नुमा छिद्र युक्त अर्थात डॉलीपेरा युक्त पोर युक्त जैसे बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य में होते हैं। कवकों की कोशिकाएं में क्या पाई जाती है? सामान्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान सभी कोशिकांग होते हैं। कवक में के जो कोशिकांग होते हैं ना, यूकैरियोटिक जो कोशिका वाले जीव होते हैं उनमें जो कोशिकांग होते हैं वो सारे चीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी काय इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है। पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है, इनका अभाव होता है। इसलिए इसमें इन कवक जो जंतु होते हैं, कवक जगत जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। कुछ कवकों का जब समसूत्री विभाजन होता है तब केंद्रकीय झिल्ली जो होता है, केंद्रक का जो झिल्ली होता है वो विलुप्त नहीं होता है। जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है तो जो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली पाया जाता है, बाहरी आवरण में जो झिल्ली उपस्थित होता है वो क्या होता है? विलुप्त नहीं होता है। ये तो फलता विभाजन की जो सारी क्रियाएं होती है, जब विभाजन होता है तो उनकी जो जितनी भी क्रियाएं होती है वो किसमें होंगी? केंद्रक के अंदर ही होती हैं। ऐसे विभाजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकोरोसिस कहा जाता है। कैरियोकोरोसिस किसे कहा जाता है? यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि कैरियोकोरोसिस का तात्पर्य होता है कि यदि समसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात जब विभाजन हो रहा होता है तो जो केंद्रक की जो झिल्ली होती है वो विलुप्त नहीं होती है किन्हीं कारणों से, और उनके विलुप्ति नहीं होने के कारण जो केंद्रक में विभाजन होना होता है वो सारी गतिविधियां केंद्रक के अंदर ही समाहित होती है, मतलब केंद्रक के अंदर ही चलती रहती है। तो केंद्रक के अंदर जो विभाजन होता है उसको क्या बोलते हैं? कैरियोकोरोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कैरियोकोरोसिस किसे कहते हैं, ये किसमें पाया जाता है? तो
केंद्रक में कवक के जगत में पाया जाता है। सामान्यतः जो कवक जाल होते हैं वो उनके जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब अपना व्यक्तित्वता नहीं खोते, ये अलग अलग होते हैं। पूर्णतः अलग अलग कोशिकाएं संरचना होती हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं, संगठित हो जाते हैं और विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करते हैं। कभी कभी ना, हमेशा ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनकी व्यक्तित्वता जो होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ केसेस जो होती हैं उनमें क्या होता है, ये जो तंतुएं होती है वो क्या होती है, संगठित हो जाती हैं और विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करती है। जैसे कि क्या है, देखते हैं, राइजोमॉर्फ। कुछ प्रजातियों में कवक तंतु आपस में मिलकर क्या करते हैं, धागे जैसा संरचना बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, राइजोमॉर्फ कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये भूमि के अंदर में पाया जाता है। दूसरा है स्ट्रोमा। इस रचना में कवक तंतु जो होते हैं वो कुशन का रूप ग्रहण कर लेता है, कुशन का जैसे संरचना ग्रहण कर लेता है। इससे क्या होता है, स्पाइरेंजियोफोर विकसित होते हैं। स्क्लेरोसियम, इसमें क्या होता है, कवक उलझ कर दृढ़ हो जाता है, उलझ जाते हैं एक दूसरे से, उनके जो तंतु जाल होते हैं वो एक दूसरे से उलझ जाते हैं और क्या कर लेते हैं, दृढ़ गद्दी के समान भूरा या काला रचना बनाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्वीसेप्स। नेक्स्ट है प्लेक्टेन काइमा। प्लेक्टेन काइमा क्या होता है, कभी कभी कवक जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, सघन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एकदम घने हो जाते हैं। घना जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सघन, है ना। उलझ जाते हैं, फिर सघन होने के कारण उलझ जाते हैं उनके उत्तक और क्या करते हैं, उत्तक जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेक्टेन काइमा कहते हैं। जब कवक तंतु समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं तब इस संरचना को क्या बोलते हैं, प्रोसेन काइमा या फिर प्रोसोप्लेक्टेन काइमा। लेकिन जब कवक तंतु आपस में, देखो, समांतर रूप से मतलब अलग अलग एक दूसरे के साथ इस प्रकार से स्थित होते हैं सघन रूप में, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेक्टेन काइमा या फिर प्रोसोप्लेक्टेन काइमा कहते हैं या फिर प्रोसेन काइमा कहते हैं। लेकिन जब कवक तंतु आपस में उलझ जाते हैं और मृदुतक के समान रचना बना लेते हैं तब इस रचना को क्या बोलते हैं, स्यूडो पेरेंट काइमा कहते हैं या फिर काइमा कहा जाता है। फिर है राइजोइड्स, मूलाभास। यह क्या होती है, एक छोटी जड़ के समान रचना होती है जो सुकाए मतलब थैलेकोइड जैसी रचना होती है और तंतुवत शाखा होती है जो शैवाल के आधार पर, शैवाल जो होता है उसके आधार पर झुंड के रूप में उपस्थित रहती है। उदाहरण के लिए राइजोपस। फिर है प्रचुस्कांग, हाउस्टोरिया। यह जो होता है थैली के आकार की सैक लाइक आकार की संरचना होती है, फिलामेंटस होती है। यह अशाखित भी होती है और शाखित भी होती है। शाखित संरचना भी हो सकती है और अशाखित संरचना भी हो सकती है, जो कवक तंतु से विकसित होती है तथा पोषक के कोशिका के अंदर रहकर उसके जीव द्रव्य से, पोषक जो होता है उसके कोशिका के अंदर ही रहकर उसके जीव द्रव्य से क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रचुस्कांग भी कहते हैं इसको। फिर है कवकों में पोषण। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कवकों में पोषण। कवक क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना भोजन या तो मृत कार्बनिक पदार्थ से अथवा जीवित कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। ये क्रमशः मृतोपजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी मतलब सड़े गले पदार्थों को ग्रहण करते हैं और परजीवी होते हैं मतलब दूसरे पर अपना भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ऐसे जो कवक मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही आश्रित रहते हैं तथा जीवों को संक्रमित नहीं कर पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अगर जीवों को संक्रमित, देखो अगर वो मृत भोजी होता है ना, तो मृत पदार्थों को ही ग्रहण करेगा और मृत पदार्थों पर ही अपना अटैक करेगा। लेकिन क्या करता है, अगर ये मृत पदार्थ के ऊपर अटैक करता है और मृत पदार्थों को खाता है तो ये क्या करेगा, जीवित जो जंतु होते हैं उनको संक्रमित नहीं करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको पूर्ण मृतोपजीवी कहते हैं, ऑब्लिगेट स्पाइरोफाइट कहते हैं। परजीवी जिस जीव पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी अपने भोजन के लिए जिस जीव पर आश्रित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, पोषक बोलते हैं, जिससे भोजन ग्रहण करके अपना ये परजीवी के रूप में अनिवार्य या वैकल्पिक परजीवी या वैकल्पिक मृतोपजीवी के रूप में हो सकते हैं। ये वैकल्पिक परजीवी जो होते हैं वे परजीवी हैं जो मृतोपजीवी की भांति जीवन यापन करते हैं। ऐसे परजीवी होते हैं, ये वैकल्पिक परजीवी जो होते हैं वो परजीवी होते हैं जो मृतोपजीवी की भांति, मृतोपजीवी मतलब जो मृत सड़े गले पदार्थों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उनके जैसा ही जीवन यापन करते हैं। लेकिन समुचित पोषण मिलने पर ये परजीवी के रूप में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ये दोनों टाइप के जीवन यापन कर लेते हैं। इनका उदाहरण है फ्यूजेरियम, पाइथियम। वैकल्पिक मृतोपजीवी के उदाहरण वे परजीवी हैं जो अपनी प्रकृति के अनुसार या तो परजीवी हो सकते हैं या फिर समुचित पोषक के लिए अनुपस्थित होने पर कवक मृतोपजीवी के रूप में भी जीवित रह लेते हैं, जैसे स्मटस
ट्रेफाइना आदि। कवकों के जीवन काल में क्या होता है, 2 वृद्धि अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। कवकों के जीवन काल को 2 वृद्धि अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जो कि वर्धी अवस्था होता है अथवा स्वांगीकरण अवस्था, वर्धी अवस्था या स्वांगीकरण अवस्था, तथा दूसरा अवस्था होता है प्रजनन अवस्था। वर्धी अवस्था जो होता है उसमें कवक जो होते हैं वो पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। कवक जो क्या करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, किसमें, वर्धी अवस्था में। तथा जनन अवस्था में जनन संरचनाओं का निर्माण कर देते हैं और तथा इनकी पीढ़ियां जो होती हैं वो विकसित हो जाती हैं। कवकों में प्रजनन कैसे होता है, कवकों में प्रजनन की 3 विधियां द्वारा होता है। पहला है वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। 3 विधियां हैं, वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। जनन, वेजिटेटिव प्रोडक्शन, कवकों में कायिक या वर्धी प्रजनन किस माध्यम से होता है, द्विविखंडन द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा। इस प्रकार का जो जनन होता है, एक कोशिका जो होती है वो सामान्य विभाजन के द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, वर्धी प्रजनन। इससे क्या होता है, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाने के कारण एक नए विकसित होकर जो कवक होता है वो नया जीव बना लेता है। फिर है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। कुछ कवक जो होते हैं वो कवक तंतु के खंडन की क्रिया के बाह्य बलों, एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या कर लेते हैं, दुर्घटनावश, देखो उनका जो तंतु होता है वो क्या होता है, दुर्घटनावश 2 भागों में बढ़ जाता है। और 2 भागों में बढ़ जाने के कारण जो कवक जाल होता है, मतलब माइसीलियम जो होता है, कि ये खंड जो होते हैं वो अनुकूल परिस्थिति में अगर आते हैं, टूट जाने के पश्चात जब अनुकूल परिस्थिति में आते हैं तब क्या करते हैं, नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। फिर है मुकुलन, बडिंग। इस प्रकार के जनन में एक या क्रम से एक के बाद एक पैतृक जो कोशिका होती है, उसमें पैतृक कोशिकाओं में क्या होती है, धीरे धीरे छोटी छोटी उभार बनना प्रारंभ हो जाती है। और उभार युक्त जो रचना होती है उसको कलिकाएं कहते हैं। जैसे ही ये जो कलिका होती है वो क्या करती है, पैतृक कोशिका से केंद्रक इसमें स्थानांतरित हो जाता है। मतलब पैतृक कोशिका से जो कलिका होती है उसमें जब केंद्रक स्थानांतरित हो जाता है पैतृक कोशिका से, तब क्या करता है, कलिका अपने आकार में वृद्धि कर लेता है और वृद्धि करने के पश्चात पृथक होकर नया सुकाय बना देता है। देन उसके बाद है कवकों में अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन कवकों में निम्न विधियों द्वारा होता है, आइडिया या आयोरस्पोर्स द्वारा, ओइडिया या फिर आयोरस्पोर्स द्वारा। कुछ कवकों में जो कवक होते हैं वो तंतु जो होती हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं में टूट जाती है, जिन्हें आइडिया या आयोस्पोर्स कहते हैं। कवक तंतु से अलग होने के पश्चात जब ये उपयुक्त माध्यम के संपर्क में आती हैं तो क्या करते हैं, अंकुरित होकर नए कवकों का निर्माण कर लेती है। फिर दूसरा है अलैंगिक प्रजनन में क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा। कुछ परजीवी जो कवक होते हैं वो कायिक कोशिकाओं के जो भाग होते हैं उसके कुछ कुछ अंतराल पर गोल मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ परजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं, कायिक कोशिकाओं के कुछ कुछ अंतराल के पश्चात क्या कर लेते हैं, गोल भित्ति वाले रथ बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। ये अंकुरित होकर क्या कर लेते हैं, नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। फिर है छल बीजाणुओं द्वारा, बाइजूस्पोर्स द्वारा। छल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक प्रजनन निम्न वर्गीय कवकों में होता है ना। छल जूस्पोर्स के जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किस में होता है, निम्न वर्गीय कवकों में। ये छल बीजाणु जो होते हैं वो एंडोजीनस होते हैं, अंतर्जात उत्पत्ति वाले होते हैं तथा एक कसाभिका या द्विकसाभिका युक्त द्विकसाभिका वाले होते हैं, जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है, चल बीजाणुधानी द्वारा होता है। चल बीजाणुओं में 2 प्रकार की कसाभिकाएं पाई जाती है, प्रणोद कसाभिका जिसको बोलते हैं विप्लास्ट फ्लैजिलम। इस प्रकार की जो कसाभिकाओं में लंबा चिकना आधारीय, जो लंबा होता है चिकना होता है और आधारीय दृढ़ भाग तथा छोटा जो होता है वो फ्लेक्सिबल और नर्म भाग जो होता है वो अग्र भाग होता है। फिर क्या कुर्च कसाभिका जिसको टिंसल फ्लैजिलम बोलते हैं। इस प्रकार की जो कसाभिकाओं की सतह होती है वो अनेक सूक्ष्म रोम से जुड़े होते हैं। फिर है कोनिडिया द्वारा बाइकोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं वो बहिर्जात प्रकृति वाले होते हैं, अचल होते हैं और एक कोशिकीय बीजाणुओं वाले होते हैं, है ना, जो विशिष्ट शाखाओं में लगे रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। ये जो कोनिडिया होते हैं वो श्रृंखला में स्थित होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये अंकुरित होकर क्या बना लेते हैं, नया कवक जाल बना लेते हैं। उदाहरण के लिए है एल्ब्यूगो, एस्परजिलिस, पेनिसिलियम आदि। इसका किसके द्वारा निर्माण होता है, एस्परजिलिस, एल्ब्यूगो और पेनिसिलियम, एल्ब्यूगो और पेनिसिलियम, इनका जो निर्माण होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनकी जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है, कोनिडिया द्वारा होती है।
अभी तक हम लोगों ने कवक में क्या पढ़ा, उनके सिम्टम्स पढ़ा, लक्षण जो है उनको पढ़ा। लक्षण के पश्चात हम लोगों ने उनकी पोषण विधि देखी और पोषण विधि के पश्चात हम लोगों ने देखा कवकों में वर्धी प्रजनन कैसे होता है और अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंगिक प्रजनन किन माध्यमों में होता है और कैसे होता है। आगे के वीडियो के लिए सीजी शिक्षा में जुड़े रहिए। धन्यवाद।